हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो ये वीडियो जो है हमारी ये है पार्ट 2 क्लास 10th सोशल साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं हम कवर। और ये होगी अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। और ये सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशंस। तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। सो हेयर इट इज़ क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें पूछा गया है कंपेयर द सिचुएशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका कीपिंग इन व्यू द लोकेशन साइज एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स। तो बेटा सीधा सा क्वेश्चन है, हमें कंपेयर करना है श्रीलंका और बेल्जियम के बीच लोकेशन, साइज और कल्चरल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। और इसका आंसर दिया गया है पॉइंट वाइज। पॉइंट नंबर 1 बोलता है बेल्जियम इज़ लोकेटेड इन यूरोप वाइल श्रीलंका इज़ लोकेटेड इन साउथ एशिया। तो यहाँ पर जो लोकेशन है दोनों की वो डिफरेंट है। जहाँ बेल्जियम यूरोप में है वहीं श्रीलंका लोकेटेड है साउथ एशिया में। नंबर 2, बेल्जियम हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 10 मिलियन वाइल श्रीलंका हैज़ अ पॉपुलेशन ओवर 2 मिलियन। तो यहाँ दोनों के बीच पॉपुलेशन का भी डिफरेंस है, आप देख सकते हैं इस पॉइंट नंबर 2 में। नाउ पॉइंट नंबर 3, इन बेल्जियम 59% of people living in the Flemish region speak Dutch. 40% of people living in the Wallonia region speak French, and the remaining 1% of Belgians speak German. While in Sri Lanka, 74% of the population is Sinhalese speaking and 18% Tamil speaking. तो हमने पॉइंट नंबर 3 में देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही कंट्रीज़ में जो अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग वाले ग्रुप्स हैं उनकी संख्या वहाँ पर कितनी है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। इन बेल्जियम द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इज़ रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, एंड इन श्रीलंका द सिंहलीज स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट एंड पावरफुल। तो जो बेल्जियम है वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत रिच है। वहीं श्रीलंका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सिंहलीज जो हैं, जो सिंहलीज कम्युनिटी है वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं। पॉइंट नंबर 5, इन बेल्जियम Dutch speaking people are numerically in majority, while in Sri Lanka Sinhalese speaking population is in majority. तो पॉइंट नंबर 5 बोलता है कि बेल्जियम में डच स्पीकिंग पीपल जो है वो न्यूमेरिकली ज़्यादा है, वहीं श्रीलंका में अगर देखा जाए तो ओवरऑल पॉपुलेशन में सिंहलीज स्पीकिंग कम्युनिटी की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसको आप दोबारा से देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, ताकि ये क्वेश्चन अगर आप पेपर में आ गया तो हम इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें पूछा गया है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव बीन द कॉज ऑफ मैनी न्यू सोशल मूवमेंट्स, हाईलाइट द कंसर्न्स रिलेटेड टू सच मूवमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स और लार्ज डैम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते रहे हैं, इनसे नए नए सोशल मूवमेंट्स एमर्ज हुए हैं, सामने आए हैं। तो हमें कुछ ऐसे ही सोशल मूवमेंट्स के बारे में बताते हुए अपना आंसर देना है और उसको पॉइंट वाइज कवर करना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है पॉइंट नंबर 1, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव बीन द कॉज ऑफ मैनी न्यू सोशल मूवमेंट्स सच एज नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड टिहरी डैम आंदोलन। तो इस पॉइंट में बताया गया कि कैसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स और लार्ज डैम्स ने कई नए नए सोशल मूवमेंट्स लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड टिहरी डैम आंदोलन को जन्म दिया। पॉइंट नंबर 2, कंट्रोलिंग रिवर्स and building dams has affected their natural flow, reducing the flow of sediments. This has resulted in rocky bed of the stream. तो पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि रिवर्स को कंट्रोल करने से, नए नए डैम बनाने से जो वाटर का नेचुरल फ्लो होता है उसको रोका गया है, जिससे कि जो ऊपर पहाड़ों से आने वाले सेडिमेंट्स हैं वो भी कम हुए हैं। इससे कहीं ना कहीं जो हमारा नेचर है, हमारी जो रिवर्स है, उस पर इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। Point number 3, resistance to these projects has been mainly due to large scale displacement of local communities. तो पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के कारण हमारी कंट्री में बहुत सारे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको अपनी जगहों से हटना पड़ा है। डिस्प्लेसमेंट, उनको अपने घर बार छोड़ने पड़े हैं। तो अपने आप में ऐसे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम जो हैं वो नए नए सोशल मूवमेंट्स का कारण रहे हैं। पॉइंट 4, लोकल पीपल हैव ऑफन had to live in the absence of control over their land, livelihood and resources for the larger interest of the nation. तो पॉइंट नंबर 4 बोलता है कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स ने
लगातार जो लोकल पीपल हैं उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कर दिया है। उनकी जो लाइफ, जो उनका पूरा का पूरा लैंड होता था, उनका रिसोर्सेज होते थे और उनका पूरा का पूरा लाइवलीहुड चल रहा था अच्छा खासा, उस पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। और कई बार तो ऐसे लोकल कम्युनिटीज़ को अपनी ज़मीन, अपने रिसोर्सेज छोड़ने पड़े नेशन के इंटरेस्ट के लिए। पॉइंट 5, मैनी सेटलमेंट्स एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स हैव बीन सबमर्ज्ड इन वाटर। तो बहुत सारा जो लोगों का बस्तियां हैं, जो लोगों के घर बार हैं और एग्रीकल्चरल लैंड है, वो सारा का सारा पानी में मिल गया है, जलमग्न हो गया है, सबमर्ज्ड इन वाटर। और ये सब हुआ है ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और डैम के कारण। पॉइंट नंबर 6, social landscape has changed. It has increased the gap between the rich landowners and the landless people. तो देखा गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई ऐसी बड़ी बड़ी स्कीम्स और प्रोजेक्ट के कारण जो सोशल स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी बदल गया है। सोसाइटी में रिच पीपल एंड पुअर पीपल के बीच एक खाई सी बन गई है, एक गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, जो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप इसका आंसर बेटा ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और जब पेपर में अटैम्प्ट करने का समय आएगा तो आप अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नेशन इन यूरोप, एक्सप्लेन। तो बेटा इसमें पूछा गया है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन ने जो अलग अलग हिस्से थे यूरोप के, उसमें कंसेप्ट ऑफ नेशन यानी कि नेशन के कंसेप्ट को कैसे स्प्रेड किया और अपना रोल प्ले किया। तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि जो आज हम यूरोप का मैप देखते हैं, जो अलग अलग नेशंस देखते हैं यूरोप में, ऐसे नेशंस पहले नहीं होते थे। सालों पहले यूरोप में बहुत बड़े बड़े एम्पायर होते थे, किंगडम होते थे, और उन बड़े एम्पायर्स पर बड़े बड़े किंग रूल करते थे। ये जो हम आज देखते हैं नेशंस लाइक जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ये सारे नेशंस का जो क्रिएशन हुआ ये बाद में हुआ, और ये रिजल्ट थे अलग अलग रिवोल्यूशंस के। फ्रेंच रिवोल्यूशन जिसने यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी उसको बूस्ट किया, उसको इनकरेज किया। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। द फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑफ 1789, एज वी ऑल नो 1789 में होती है फ्रेंच रिवोल्यूशन, प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल in the rise of nationalism in Europe. Some of the major effects of this revolution were, तो इसमें पॉइंट 1 है, बर्थ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन ने यूरोप में मॉडर्न नेशनलिज्म को प्रमोट किया, उसको बूस्ट किया। यहाँ लिखा हुआ है, दिस रिवोल्यूशन गेव बर्थ टू द आइडिया ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन ने मॉडर्न नेशनलिज्म को स्प्रेड किया। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, a state should represent people who are bound by the same culture, history and feeling. यहाँ पर कहा गया कि स्टेट को अपने पीपल का ध्यान रखना चाहिए जो सेम कल्चर, हिस्ट्री और फीलिंग के साथ बाउंड है, बंधे हुए हैं। पॉइंट नंबर 2, मूवमेंट फॉर नेशनलिज्म। हम देखते हैं कि कैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद यूरोप के अलग अलग पार्ट में नेशनलिज्म और नेशनलिज्म को लेकर जो एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ लिखा हुआ है, दिस रिवोल्यूशन गेव राइज टू अ मूवमेंट फॉर नेशनलिज्म अक्रॉस यूरोप। पॉइंट नंबर 3, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो बिफोर फ्रेंच रिवोल्यूशन लोगों के राइट्स, लोगों की इंडिपेंडेंस और लोगों के इंटरेस्ट को लेकर कोई बात नहीं करता था। इवन फ्रेंच सोसाइटी में भी हमने देखा कि कैसे वहाँ का सोसाइटी 3 एस्टेट्स में डिवाइड थी, और सारा जो मलाई खा रहा था वो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग थे, जबकि थर्ड एस्टेट के लोगों को डोमिनेट किया जा रहा था। तो वहाँ पर लोगों के लिए अलग अलग लॉज बने हुए थे, नियम बने हुए थे, यानी कि वहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रिंसिपल था ही नहीं। ये सब कब आया? ये सब आया आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, दिस रिवोल्यूशन डिक्लेयर्ड इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स बिफोर द लॉ। नंबर 4, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड बिलीफ। यहाँ पर देखा गया कि कैसे लोगों को अपने थॉट और बिलीफ को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम मिली। तो हमने पढ़ा हुआ है इस बारे में कि कैसे आफ्टर फ्रेंच रिवोल्यूशन नई नई एक्टिविटीज़ होनी शुरू हुई, सोसाइटी में लोगों को अवेयर किया गया, लोगों में एक प्रकार से चेतना आ गई थी। तो लोग अपने विचारों को, मीन्स थॉट एंड बिलीफ को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते थे। और ये सब कब हुआ? आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन। पॉइंट नंबर 5, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक वर्क्स।
तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ना केवल लोगों को फ्रीली अपने थॉट और बिलीफ एक्सप्रेस करने का मौका मिला, बल्कि साथ ही साथ वहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट और पब्लिक इंटरेस्ट के काम भी हुए। जैसे वहाँ पर एजुकेशन और पब्लिक वर्क्स को प्रमोट किया गया। यहाँ लिखा हुआ है, दिस रिवोल्यूशन कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक वर्क्स। ये सब हुआ आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन। पॉइंट नंबर 6, बर्थ ऑफ आइडियोलॉजीज फॉर पॉलिटिकल डिस्कोर्स। यहाँ पर नई नई आइडियोलॉजीज का जन्म हुआ। दिस रिवोल्यूशन गेव बर्थ टू मैनी डिफरेंट आइडियोलॉजीज दैट स्टिल इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिस्कोर्स टुडे। तो बेटा आप देखते हैं, ना केवल यूरोपियन कॉन्टिनेंट में बल्कि उससे बाहर भी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मैसेज था वो दुनिया भर में गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें पावर शेयरिंग के अलग अलग फॉर्म्स पूछे गए हैं। तो इसके कई फॉर्म्स होते हैं। लेट्स डिस्कस इन आवर आंसर। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। नंबर 1, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ बोलता है, इट इज़ द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, डिवीजन इनटू एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। तो बेटा जब भी क्वेश्चन आता है पावर शेयरिंग के फॉर्म्स का, तो उसमें पहला जो होगा इसका वो होगा हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। मीन्स जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये तीन जो हैं ये गवर्नमेंट के ऑर्गन कहे जाते हैं और ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर का पार्ट है। इन दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स, different organs of government placed at the same level exercise different powers. Such division ensures that no organ has the right to exercise unlimited power, thereby curbing each other. तो यहाँ पर जो तीनों ये पार्ट हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन तीनों की अपनी अपनी अलग अलग पावर्स होती हैं, अपना अलग अलग रोल होता है। तो कोई भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता। यही है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। तो कई बार ये क्वेश्चन सेपरेटली भी आ सकता है कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर को एक्सप्लेन करिए, समझाइए। बट अभी इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में कवर कर रहे हैं, जो कि है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पॉइंट 2 है हमारा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो जैसे हमने पढ़ा गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच पावर शेयरिंग, ठीक वैसे ही गवर्नमेंट की अलग अलग जो लेवल्स होते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स, इनके बीच भी डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग होती है। तो चलिए देखते हैं एक बार वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ शेयरिंग पावर बिटवीन गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। फॉर एग्जांपल, जनरल गवर्नमेंट, जिसे हम सेंट्रल या फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, फॉर द होल कंट्री, एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। इन इंडिया वी कॉल इट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, म्यूनसिपैलिटीज़, ग्राम पंचायत। तो ये इंडिया में जो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स हैं उनका नाम बताया गया है और इन सभी के बीच पावर शेयर यहाँ पर होती है, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी गवर्नमेंट के जो लेवल्स हैं उनकी पावर्स को ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। देयर आर सम मैटर्स ऑन विच ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू डिसाइड। कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिन पर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती है, वाइल देयर आर सम ऑन विच ओनली अ स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू डिसाइड। जबकि कुछ ऐसे मैटर्स भी हैं जिस पर ओनली स्टेट गवर्नमेंट ही डिसीजन ले सकती हैं। तो ये जो प्रोसेस है बताता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के बारे में। तो ये भी पावर शेयरिंग का एक फॉर्म है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पॉइंट नंबर 3, डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अगर देखा जाए डेमोक्रेसीज में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग रहते हैं और उन सभी के बीच पावर शेयरिंग होती है। और जैसा हमने देखा बेल्जियम में, पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स दैट डिफर सोशली, सच एज डिफरेंट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। Belgium can be a good example of this type of government. The reserved constituency system in India is another good example. Such a system is used to give a fair share in power to minority communities who would otherwise feel alienated from the government. जैसा हमने बेल्जियम में देखा कि कैसे वहाँ पर अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट के बीच पावर शेयरिंग था, ठीक वैसे ही अगर हम इंडिया में देखें
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इलेक्शंस होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूंसीज होती है, जिनमें कई कंस्टिट्यूंसीज जो होती है वो रिजर्व होती है सोसाइटी के जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए, लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, एससी, एसटी एंड ओबीसी। ये भी कहीं ना कहीं एक एग्जांपल है कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में होती है। तो ये था पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, डिवीजन ऑफ पावर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो ना केवल अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच, गवर्नमेंट के लेवल्स के बीच, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच, साथ ही साथ जो पावर शेयरिंग है वो पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स में भी देखी जा सकती है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज such division takes the form of competition among different parties, which in turn ensures that power does not remain in one hand and is shared among different political parties representing different ideologies and social groups। तो आप देखते हैं जैसे इंडिया में अलग अलग पार्टीज़ इलेक्शन में फ़ाइट करती हैं और अलग अलग पार्टीज़ को रूल करने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक इसी प्रकार से जो इंडिया में अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स हैं, लाइक किसान यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, टीचर्स यूनियन, ट्रेड यूनियन, इनकी भी डिमांड्स को सुना जाता है। ये लोग धरना, रिलीज़, स्ट्राइक्स के ज़रिए अपनी बात को मनवाते हैं। साथ ही साथ जो अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं उनमें भी पावर शेयरिंग इंडिया में देखी जा सकती है। तो पॉइंट नंबर 4 था डिवीजन ऑफ पावर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो ये थे पावर शेयरिंग के कुछ फॉर्म्स, यानी कि इसके रूप। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान से इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 और इसमें पूछा गया है कि मेंशन दी स्टेप्स टेकन बाय बेल्जियम विच एवर्टेड अ पॉसिबल वार देयर इन टाइम। बेल्जियम में अलग अलग लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ थी, लाइक डच, फ्रेंच, जर्मन, जैसा हमने पढ़ा। तो उनके बीच डिस्प्यूट होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, बट बेल्जियम ने वहाँ पर समय रहते कुछ स्टेप्स लिए जिसके कारण वहाँ जो पॉसिबल वार था वो नहीं हुआ। तो वो कौन से स्टेप्स थे? नाउ लेट्स डिस्कस इन दिस आंसर। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो बेल्जियम ने समय रहते अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किए जिससे कि डच, फ्रेंच और जर्मन जो लिंग्विस्टिक पीपल थे वो अपने आप को साइडलाइन फील ना करें। पॉइंट नंबर 2, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये बोलता है कि बेल्जियम में जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें भी अलग अलग कम्युनिटी जो लैंग्वेज ग्रुप्स थे उनके मिनिस्टर्स की संख्या वो इक्वल रखी गई, बराबर रखी गई, जिससे किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो। नंबर 3, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़। जो बेल्जियम के अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, जिनके अलग अलग कल्चर थे, माइनॉरिटीज़ जो थी, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ वहाँ पर लॉज बनाए गए, कुछ रूल्स बनाए गए, जिससे कि ये सभी कम्युनिटीज़ अपने आप को सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट मान सकें और किसी भी प्रकार के सिविल वार की पॉसिबिलिटी ना रहे। पॉइंट नंबर 4, पॉलिटिकल एंड सोशल डायलॉग। इसके साथ ही वहाँ पर रेगुलरली जो अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे, जो कम्युनिटीज़ थी, उनके बीच रेगुलर डायलॉग होते थे, मीटिंग्स होती थी, नेगोशिएशंस होते थे, जिससे कि उनके बीच आपसी जो अटैचमेंट थी, जो आपसी जो कोऑर्डिनेशन था वो बढ़ता चला गया और इससे कहीं ना कहीं जो बेल्जियम में पीसफुल एनवायरनमेंट था वो तैयार हुआ। पॉइंट नंबर 5, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। बेल्जियम में जो पॉलिसीज़ बनाई गई, जो प्रोग्राम बनाए गए, उसमें लोगों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर और सोशल जस्टिस पर फोकस किया गया, जिससे कि लोग अपने आप को मेन स्ट्रीम में ला सकें और बेल्जियम में यूनिटी को प्रमोट किया जा सके। तो बेल्जियम ने समय रहते ये कुछ 5 मेजर स्टेप्स लिए जिससे कि वहाँ पर किसी भी पॉसिबल वार को टाला जा सके और हुआ भी ऐसा। बेल्जियम जो है एक बहुत पीसफुल और एक आइडियल कंट्री के रूप में उभर कर सामने आया। तो यूरोप के छोटे से देश बेल्जियम ने बहुत समझदारी दिखाई और इसके लिए हम उसको एक देंगे स्माइली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 16। इसमें पूछा गया है डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो बेटा जब भी क्वेश्चन आता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को लेकर तो हमें यहाँ ऑटोमन बिस्मार्क का नाम नहीं भूलना है, क्योंकि ऑटोमन बिस्मार्क का जर्मनी के यूनिफिकेशन में एक मेजर रोल रहा है। कैसे, देखते हैं इस आंसर में। ऑटोमन बिस्मार्क वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया। तो पर्शिया जो एक बहुत बड़ा एम्पायर था यूरोप में, वहाँ का चीफ मिनिस्टर था ऑटोमन बिस्मार्क। बिस्मार्क टुक द हेल्प ऑफ पर्शियाज आर्मी। उसने पर्शिया की आर्मी की हेल्प से
and administration system, 3 wars were fought in 7 years against Austria, Denmark, and France. अंडर द लीडरशिप ऑफ ओटो वन बिस्मार्क 7 years तक 3 wars हुए अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. द वॉर्स एंडेड विद पर्शियाज विक्ट्री and thus the work of German unification was completed. King William I of Prussia was declared the German emperor. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे 7 years तक कंटिन्यूसली जो वार हुए, उसके बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ और प्रशिया के किंग विलियम फर्स्ट को जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया. फॉर दिस अ सेरेमनी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी 1871 इन वास नामक एक जगह पर 1871 में एक सेरेमनी का आयोजन किया गया. इन मोस्ट केसेस प्रशियन लॉज एंड रेगुलेशंस सर्व्ड एज अ मॉडल फॉर जर्मनी. और जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद जो मोस्टली लॉज प्रशिया के थे उन्हीं को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, उन्हीं को आगे फॉलो किया गया. तो यहाँ हमने ब्रीफ में पढ़ा ओटो वन बिस्मार्क का रोल जर्मनी के यूनिफिकेशन में. अब एक बार थोड़ा पॉइंट वाइज देख लेते हैं. नंबर 1, मिलिट्री रिफॉर्म्स वर मेड. नंबर 2, the period of recruitment in the army was increased from 2 years to 3 years. Number 3, introduction of new war strategy. Number 4, circulation of weapons like needle guns. Number 5, fiery speeches. तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स रहे जो ओटो वन बिस्मार्क का रोल बताते हैं जर्मनी के यूनिफिकेशन में. तो बच्चे आप सभी इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज वाटर स्कैर्सिटी? डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी. वाटर स्कैर्सिटी मीन्स होता है जल की कमी हो जाना, पानी की कमी हो जाना. जैसे हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कंटिन्यूसली हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है. स्पेशली अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर भी बहुत तेज़ी से कम हो रहा है. तो वाटर का बहुत तेज़ी से घटना, कम होना, उसमें कमी आना ही वाटर स्कैर्सिटी है. तो चलिए अब इसको करते हैं एक्सप्लेन. ऑल्दो वाटर इज़ अ नेवर एंडिंग गिफ्ट ऑफ नेचर. तो पानी जो है वो कभी ना ख़त्म होने वाला एक गिफ्ट है जो हमें नेचर से मिला है. येट ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, excessive demand and misuse, the water level is continuously going down and water is becoming scarce. This problem of water is called water scarcity. तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि वाटर जो है वो कभी ना ख़त्म होने वाला नेचर का गिफ्ट है, बट फिर भी जो इसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सेसिव डिमांड है और इसका जो मिसयूज़ है, उससे प्रेजेंट में हमें वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है. चलिए एक बार देखते हैं इसके कॉजेज़ और क्या क्या है. नंबर 1, ओनली 2.5% ऑफ द वाटर अवेलेबल इन द वर्ल्ड इज़ फ्रेश वाटर. अबाउट 70% ऑफ दिस फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्नो ऑन द माउंटेन्स. दस द अमाउंट ऑफ फ्रेश एंड क्लीन वाटर रिमेन्स वेरी लेस. तो यहाँ बोल रहा है कि पूरी दुनिया में 2.5% ही पानी अवेलेबल है जो क्लीन वाटर है, जो फ्रेश वाटर है. इसमें से भी इसका मोस्टली पार्ट अराउंड 70% वो ग्लेशियर्स में है या स्नो के रूप में माउंटेन्स में जमा हुआ है. तो हमारी जो रीच में पानी है वो बहुत कम है. नंबर 2, ड्यू टू द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर पर्सन इज ऑल्सो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग. तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा इसका मेजर फैक्टर है जिससे वाटर स्कैर्सिटी को बढ़ावा मिला है. पॉइंट नंबर 3, व्हेन वी यूज़ इरिगेशन मोर देन रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. तो फार्मिंग के टाइम ओवर इरिगेशन भी एक मेजर फैक्टर है जो वाटर स्कैर्सिटी को प्रमोट करता है. पॉइंट 4, वाटर स्कैर्सिटी ऑल्सो ऑक्योर्स ड्यू टू द एवर इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज. मैनी इंडस्ट्रीज लाइक पेपर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्रीज कंज्यूम अ लॉट ऑफ वाटर. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है वाटर स्कैर्सिटी का. और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ तो ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पेपर इंडस्ट्री एंड स्टील इंडस्ट्री. पॉइंट 5, द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ सिटीज़ ऑल्सो इंक्रीज द नीड फॉर वाटर ग्रेटली. तो लगातार नए नए शहर बन रहे हैं, सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, जिससे कि वाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसका रिजल्ट हो रहा है वाटर स्कैर्सिटी. तो आप इस 17 क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और उसमें पूछा गया है व्हाट इज़ फेडरलिज्म. राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच द लेवल ऑफ गवर्नेंस is divided into 2 or more parts. Under this system, there is a federal government and governments of many states.
तो ये बताता है कि फेडरलिज्म का मीनिंग गवर्नमेंट का 2 या उससे ज़्यादा लेवल पर होना। तो ये सिस्टम जो है ये कहलाता है फेडरल सिस्टम। तो अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। पॉइंट 1, इन दिस द सुप्रीम पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस सब्सिडियरी यूनिट्स। तो जो पावर है वो सेंट्रल और स्टेट्स गवर्नमेंट्स जो इसकी यूनिट्स हैं उसके बीच डिवाइड होती हैं। पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स रूल ओवर द सेम सिटीजन ग्रुप। तो यहाँ अलग अलग सिटीजन ग्रुप नहीं होते हैं। तो फेडरलिज्म में सेम सिटीजन ग्रुप्स पर ही सभी गवर्नमेंट के लेवल्स जो है वो रूल करते हैं। पॉइंट नंबर 3, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट अलोन। तो यहाँ पर सभी गवर्नमेंट का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है, एक रोल है। इवन जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट लाना होता है, कोई चेंज करना होता है, तो उसके लिए भी अलग अलग गवर्नमेंट से डिस्कशन करना होता है, अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो अकेले केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज या अमेंडमेंट नहीं कर सकती। नंबर 4, द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड एट द सेम टाइम टू फुली रिस्पेक्ट रीजनल डाइवर्सिटीज़। तो फेडरल सिस्टम में कंट्री को एक रखते हुए अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो रीजनल ग्रुप्स हैं, उनकी डाइवर्सिटी को भी मेंटेन किया जाता है। नंबर 5, द कोर्ट्स हैव द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल सिस्टम में स्ट्रॉन्ग जुडिशरी या कोर्ट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जुडिशरी अलग अलग गवर्नमेंट के बीच जो पावर शेयरिंग है, जो उनके रोल है, उसको इंटरप्रेट करती है, उसको एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करती है। तो बेटा फेडरल सिस्टम में स्ट्रॉन्ग जुडिशरी भी इसका एक मेन फीचर है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जुडिशरी या कोर्ट सिस्टम ही दो गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट को इंटरप्रेट करता है और अलग अलग गवर्नमेंट की जो पावर है, जो उनका रोल है, वो बताता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 जो कि था फेडरलिज्म के ऊपर। हमने पढ़ा फेडरलिज्म होता क्या है और इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और यहाँ पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट विद इट हार्डशिप्स फॉर द न्यूली एमर्ज्ड क्लास ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स एक्सप्लेन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने सोसाइटी में जो न्यूली एमर्ज्ड क्लास है जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स का है, उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को ला दिया है। तो ये बेटा हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरा ने वर्कर्स और लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया और उनको डोमिनेट किया। एक बार पढ़ लेते हैं इसका आंसर। तो आंसर है इसका यस, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएटेड अ नंबर ऑफ हार्डशिप्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। नंबर 1, अनफेयर वर्किंग कंडीशंस। तो लेबर्स और वर्कर्स के लिए कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वर्कर्स हैड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एंड गॉट लिटिल और नो हॉलीडेज़। तो कई कई घंटे उन्हें काम करना पड़ता था और उनको छुट्टियां भी, हॉलीडेज़ भी ना के बराबर या फिर होती ही नहीं थी। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ कंपेंसेशन फॉर एक्सीडेंट्स। और ये बोलता है कि यदि किसी कंपनी, फैक्ट्री या कारखाने में काम करते हुए, किसी मशीन को ऑपरेट करते हुए कोई वर्कर या लेबर किसी हादसे का शिकार हो जाता था तो उसके लिए भी किसी भी प्रकार के कंपेंसेशन का प्रोविज़न नहीं था। तो इसका भी वर्किंग क्लास के ऊपर एक बहुत नेगेटिव असर हुआ। नंबर 3, लो वेजेस। कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स और लेबर्स की सैलरी भी बहुत कम होती थी। इवन कंपनी के अंदर भी लेबर्स के बीच डिवीज़न कर दिया गया, अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता था, जैसे कुछ स्किल और कुछ अनस्किल्ड। इनमें भी अलग अलग तरह के वर्करों के लिए कम सैलरी और ज़्यादा सैलरी का प्रोविज़न्स था। पॉइंट 4, प्रॉब्लम्स फॉर अर्बन लाइफ। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही थी वैसे वैसे अर्बनाइजेशन भी हो रहा था, नए नए सिटीज़ सामने आ रहे थे। सिटीज़ सामने आ रहे थे मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही थी। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि सिटीज़ में हाउसिंग, फूड और वाटर की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लगी। पॉइंट 5, एपिडेमिक्स। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था तो नई नई सिटीज़ बस रही थी और लोग एक साथ एक जगह बहुत बड़ी संख्या में काम भी करते थे, तो इससे कई सारी बीमारियां भी फैलनी शुरू हो गई। लोगों के बीच हेल्थ को लेकर आए दिन समस्याएं आने लगी और वर्कर्स और लेबर्स हेल्थ को लेकर शिकायत करने लगे। नंबर 6, चाइल्ड लेबर। इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर जो फैक्ट्री मालिक थे, जो कंपनी के ओनर होते थे, उन्हें ओनली प्रॉफिट से मतलब था और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे लेबर्स को काम पर लगाया। साथ ही साथ कई कंपनियों में बच्चों को भी काम पर लगाया गया, जिससे कि चाइल्ड लेबर को भी प्रमोट किया गया। तो ये थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के इफ़ेक्ट जो कि न्यूली एमर्ज क्लास, स्पेशली इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर पड़े और उनकी लाइफ इससे बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, एक्सप्लेन।
सत्याग्रह जो महात्मा गांधी के अलग अलग मूवमेंट्स का बेस था। देखते हैं इसका आंसर क्या है। सत्याग्रह मीन्स टू द मूव फॉरवर्ड बाय ट्रस्टिंग इन द पावर ऑफ ट्रुथ, होल्डिंग ऑन द ट्रुथ एंड इंसिस्टिंग ऑन द ट्रुथ। तो सत्याग्रह का मीनिंग है सत्य की पावर में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना और सच्चाई के सहारे ही अपनी बात को मनवाना। इसको और अच्छे से नीचे पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखते हैं पॉइंट 1, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह इज नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस जो कि किसी को भी चोट ना पहुंचाना, ये सत्याग्रह का एक बेसिक प्रिंसिपल है। नंबर 2, सत्याग्रह मीन्स नॉट टू यूज़ फिजिकल फोर्स वाइल फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस फॉर अ ट्रू कॉज। अगर आप किसी से अपनी बात मनवा रहे हैं, अगर आपका इरादा नेक है, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको किसी भी फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर इरादा सच्चा है, अगर आपका इरादा नेक है, तो डेफिनेटली उस इनजस्टिस के खिलाफ आपकी आखिर में जीत होगी। पॉइंट नंबर 3, सत्याग्रह मीन्स टू अचीव योर गोल थ्रू नॉन वायलेंस विदाउट एनी फीलिंग ऑफ एग्रेशन। बिना किसी एग्रेशन के, ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। यही है सत्याग्रह। पॉइंट 4, सत्याग्रह मीन्स टू अवेकन द कॉन्शियसनेस ऑफ योर एनिमी थ्रू नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलते हुए अपने सामने वाले दुश्मन की आत्मा को झकझोर देना, उसको जगा देना ही सत्याग्रह है। यहाँ लिखा हुआ है टू अवेकन द कॉन्शियसनेस ऑफ योर एनिमी, अपने सामने वाले दुश्मन की आत्मा को झकझोर देना, उसको जगा देना थ्रू नॉन वायलेंस। तो गांधी जी के अनुसार यही है सत्याग्रह। पॉइंट 5, सत्याग्रह मीन्स टू फोर्स द एनिमी टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। अपने एनिमी को, अपने दुश्मन को सत्य के सहारे अपनी बात मनवाना ही सत्याग्रह है। तो गांधी जी ने भारत में बहुत सारे मूवमेंट किए ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडियोलॉजी सत्याग्रह विच इज़ बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, और ये सभी मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल रहे और इसने महात्मा गांधी को इंडिया में एक बहुत पॉपुलर फेस बना दिया। तो पहला सत्याग्रह हुआ चंपारण में 1917 में। तो गांधी जी ने चंपारण जो कि बिहार में है, वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने भारत में आने के बाद अपना पहला सत्याग्रह किया, जो कि था नील के किसानों के सपोर्ट में। और इसमें वहाँ पर नील के जो एजेंट थे उनको आखिर में महात्मा गांधी की बात माननी पड़ी। उसके नेक्स्ट ईयर 1918 में खेड़ा मूवमेंट हुआ जो गुजरात में है, और यहाँ पर जो फार्मर्स थे, जो भारी भरकम रिवेन्यू से परेशान थे, उनके लिए महात्मा गांधी ने मूवमेंट किया और ये भी सक्सेसफुल रहा। इसके ठीक नेक्स्ट ईयर हुआ 1919 में खिलाफत मूवमेंट, और इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया गया और महात्मा गांधी जी ने अली बंधुओं के साथ मिलकर खिलाफत मूवमेंट को शुरू किया, और ये भी बेस्ड था नॉन वायलेंस पे। और इसके बाद महात्मा गांधी नेशनल फेस बन चुके थे। उसके बाद 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और फिर 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उसके बाद हुआ 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये सभी मूवमेंट सत्याग्रह और नॉन वायलेंस की आइडियोलॉजी पर बेस्ड थे जो चलाए गए महात्मा गांधी द्वारा, और ये सभी सक्सेसफुल रहे। और इसके बाद इंडिया में महात्मा गांधी एक बहुत पॉपुलर नेशनल फेस बन चुके थे, और आखिर में कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो बेटा आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेंगे, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो इसी के साथ हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी विद सॉल्यूशंस वो यहाँ ख़त्म होती है। और बेटा ये सभी क्वेश्चन बहुत मेहनत से तैयार किए गए थे, तो आप भी अब मेहनत दिखाइए, इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से रिवाइज करें, पढ़ें और समझें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।